आपने बताया था कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, उनको ईद के बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अली जज के सामने पेश हुए तो अली साहब जो जज हैं खुद वो बड़ी रिस्पेक्ट से चौधरी साहब को मिले। कहा चौधरी साहब मेरी जो ज़िंदगी है ना, अल्लाह ने दी सी ज़िंदगी, लेकिन जो मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली है वो आपकी वजह से मिली है। सबूत भी हैं, गवाहान भी मौजूद हैं और इवन जो डॉट्स में मिल रहे हैं, मतलब सबूत के साथ वीडियो एविडेंस में बता रहा हूँ, मैं बड़ी बात क्लेम कर रहा हूँ। ऑडियो टेप मौजूद है जिसमें ये कंफर्म हो रहा है कि उन्होंने जो पैसे दिए हैं 6.5 करोड़ रुपए मुबैना तौर पे, वो उन्हें अपनी जो दूसरी अहलियाँ हैं उनको। ये तो आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं हसन भाई, अगर ऐसी ऑडियो मौजूद है तो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सच कप। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ हैं हसन नकवी। वकास हबीब राना साहब जो इस प्रोग्राम को यूजुअली होस्ट करते हैं, वो कुछ वजूहात की वजह पर बिना पर दफ्तर नहीं आ पाए, तो कल भी मैंने प्रोग्राम होस्ट किया था और आज भी मैं होस्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से वापस आ जाएंगे। हसन भाई, हसन भाई बहुत सारी खबरें दे रहे थे आपने। तकरीबन अप्रैल के फर्स्ट वीक में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 6 अप्रैल की बात है, आपने हमारे लिए यही खबर की और द फ्राइडे टाइम्स के अंदर भी आपकी खबर छपी, जिसके अंदर मैंने ये देखा कि आपने बताया था कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, उनको ईद के बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या बना हसन भाई, ईद तो गुजर गई। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हसन साहब, मैंने बिल्कुल ही खबर की थी। एक्चुअली हुआ ये कि 20 अप्रैल को कोर्ट में गए प्री अरेस्ट बेल के लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब। ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट था, उसमें एक जज हैं अली रज़ा साहब। अब जब उस की कहानी सुनाते हैं आपको, अली रज़ा जज के सामने पेश हुए तो अली रज़ा साहब जो जज हैं खुद वो बड़ी रिस्पेक्ट से चौधरी साहब को मिले। कहा चौधरी साहब मेरी जो ज़िंदगी है ना, अल्लाह ने दी सी ज़िंदगी, लेकिन जो मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली है वो आपकी वजह से मिली है। तो जो लोगों ने पूछा जी कैसे, चौधरी साहब ने पूछा जी कैसे, वो इस तरह हुआ। फिर उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि जी मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो रेस्क्यू 1122 क्योंकि आपने बनाई थी, तो रेस्क्यू 1122 की वजह से मेरी ज़िंदगी बच गई। तो आप मेरे मुँह से आप, तो आप हुक्म करें कि किस लिए हाजिर हुए। तो चौधरी साहब ने कहा जी अगली हियरिंग की तारीख, उन्होंने कहा जी आप भी हुक्म करें, आपको कौन सी तारीख दी जाए अगली हियरिंग की। तो उन्होंने कह दिया कि जी 27 अप्रैल तारीख की तारीख दी, और उन्होंने एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट को कहा कि जी आपके पास जो भी सबूत वगैरह जो कुछ भी है, आपने 27 तारीख से पहले उनको गिरफ्तार नहीं करना। अब आज 27 तारीख को जब अदालत में पेश हुए तो फिर वही जज साहब का रवैया उनका सब बहुत अच्छा था। जज साहब ने उनको कहा कि जी आए आप, बल्कि मेरी जगह तशरीफ रखे। उन्होंने कहा नहीं, वो खड़े रहे, वो रोस्टर में आए, बैठे नहीं। लेकिन उन्होंने जब ये एंटी करप्शन वाले ने कहा कि जी हम इनसे जिरा भी करना चाहते हैं और इंटेरोगेशन करना चाहते हैं, हमें मौका दिया जाए, हम तफ्तीश शुरू करना चाहते हैं परवेज़ साहब के साथ। तो उन्होंने कहा जी जो भी तफ्तीश करनी है इधर ही करें। जिस पर एंटी करप्शन की वकला ने जज साहब को कन्विंस करने की कोशिश की कि सर हमें मौका दिया जाए ना, हम अपनी कार्रवाई को आगे लेके चलें, क्योंकि इस केस में उनके ये केस बेसिकली मैं आपको बताता जो हसन, ये वही वाला केस है जो हमने स्टोरी की थी कि LWMC ने एक फॉरेन कंपनी को 2.9 बिलियन रुपीज़ दिए थे और वो आउट ऑफ मतलब रूल्स को फॉलो नहीं किया और जल्दबाजी पेमेंट की गई। उस वक्त के जो CEO थे उनके थ्रू पेमेंट कराई गई, चेक के थ्रू की गई। इसके बदले में जो उस कंपनी के यहाँ पे पाकिस्तान में एक ऑफिशियल थे, उन्होंने पेमेंट की मोहम्मद खान भट्टी को। बीच में मोहम्मद साहब के फ्रंटमैन भी थे ज़ुबैर खान साहब, और ये GOR वाले घर में मोहम्मद खान भट्टी की हुई थी। अच्छा, इसके बारे में सबूत भी मौजूद हैं और गवाहान भी मौजूद हैं और गवाह भी दे चुके हैं, लेकिन वो उन्हें सुनने को तैयार नहीं थे और उन्होंने कह दिया अभी उनको कहा है कि जी कार्रवाई अब कल दोबारा कोर्ट में है मुकम्मल। अच्छा, अब इसमें बताता चलूँ, जो मोहम्मद खान भट्टी हैं इसी केस के अंदर जो बाकी दो को एक्यूज हैं, मोहम्मद खान भट्टी और ज़ुबैर खान, इन दोनों को जो मजिस्ट्रेट हैं विर्क साहब हैं, गुलाम मुर्तज़ा विर्क साहब, उन्होंने जो है दोनों को डिस्चार्ज कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें सबूत मौजूद हैं, अली अनान मलिक भी बता चुके हैं, क्योंकि प्रेशर सबूत के बावजूद उनको जो है डिसमिस किया। बल्कि इवन ये भी कहा जा रहा है, बल्कि कुछ समाज ज़राए ने कंफर्म किया है कि मोहम्मद इलाही साहब ने, परवेज़ इलाही साहब ने जो उसमें मुबैना तौर पर वो किक बैक ली थी 6.5 करोड़ रुपए की, वो उन्होंने अपनी जो मुबैना तौर पे दूसरी बेगम है उनकी जो शादी की। देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं ये सारी सबूत मौजूद हैं, लेकिन मैंने तो जो पता किया है या जो अभी तक हमें सामने आ रहा है और वो ये है कि ये तमाम जो केसेस हैं ये सोर्स रिपोर्ट्स की बुनियाद पर बनाए गए हैं, जिसमें जो है किस शख्स ने ये उनको डेटा प्रोवाइड किया है, किस शख्स ने एंटी करप्शन को ये सबूत दिए जिनकी आप बात करें, उसका जिक्र ही नहीं है। कोई कंप्लेनेंट ही नहीं है इन केसेस के अंदर। सोर्स रिपोर्ट्स हैं, और इससे पहले जो सोर्स रिपोर्ट्स के ऊपर इसी तरह एंटी करप्शन ने केसेस बनाए लोगों के ऊपर, मोहम्मद खान भट्टी साहब की आप जो बात कर रहे हैं, यकीनन उसके अंदर भी यही अदालत ने कहा था कि ये सोर्स की बेस पर आप केसेस नहीं चला सकते। अगर आपका सबूत हैं तो आपको सामने लाना पड़ेगा कि वो सबूत कौन से हैं। अगर गवाह मौजूद हैं तो वो गवाह कौन है, कौन कंप्लेनेंट है इन केसेस के अंदर। ऐसे तो नहीं चल सकता ना कि एनोनिमस किस्म की चीज़ें दी जाएं और उनके ऊपर केस नहीं। हसन मैं आपको थोड़ा करूँ, आपको याद होगा मोहम्मद खान भट्टी की स्टोरी पहले हमने की थी स्टेटमेंट वाइज। बहुत सारी स्टोरीज का तो बहुत ज्यादा भाई आपको क्रेडिट है, लेकिन मैं तो सिर्फ मैं वही उस वाली बात करता हूँ। अच्छा, ये जिस तरह आप कह रहे हैं बिल्कुल सोर्स रिपोर्ट्स के ऊपर ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है, लेकिन इस वाले केस में भी ना मुबैना तौर पे जो हमारे सोर्सेज में हमें कंफर्म किया, इसमें सबूत भी हैं, गवाहान भी मौजूद हैं और इवन जो डॉट्स में मिल रहे हैं
मतलब सबूत के साथ वीडियो एविडेंस मैं बता रहा हूँ, मैं बड़ी बात क्लेम कर रहा आप बहुत वैसे हूँ कि परवेज इलाही साहब की वीडियो ऑडियो टेप मौजूद है, जिसमें ये कंफर्म हो रहा है कि उन्होंने जो पैसे दिए हैं 6.5 करोड़ रुपए मुबैना तौर पे, वो उन्होंने अपनी जो दूसरी अहलियाँ हैं उनको ये दिए। तो आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं हसन भाई, अगर ऐसी ऑडियो मौजूद है तो यकीनन वो अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है, अच्छा हो ये रहा है, अब एक और मैं बताता हूँ, ये जो मजिस्ट्रेट साहब है ना, विर्क साहब, इनके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन भी दी गई थी स्पेशल जज साहब को कि जी इनको हटा दिया जाए, ये एंटी करप्शन वालों को प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वो सबूतों को भी मानने को तैयार नहीं होते, कुछ सुनने को तैयार नहीं है, और वो डिस्चार्ज किए जा रहे हैं सबूतों के बावजूद। तो बेसिकली इसमें ये है कि आपको याद होगा मोहम्मद खान भट्टी साहब ने एक सन इन लॉ की बात भी की थी, ये बेसिकली वही नेक्सस है, और वो क्योंकि परवेज साहब जिसमें इन्वेस्ट भी किया है, इन लोगों के ताल्लुकात भी था उसमें, तो वो नेक्सस का फ़ायदा हो रहा है, जो फ़ायदा वो देते हैं लोगों को, अब उनको कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है और अनड्यू रिलीफ मिल रहा है। नहीं, लेकिन आप ये देखें ना, जिस तरह परवेज इलाही साहब के ऊपर केस तो ऑब्वियसली चलेगा। नहीं हसन, आप मुझे ये बताइएगा कि एक मजिस्ट्रेट है जिसको एंटी करप्शन कह रही है कि जी आप उनको चेंज कर दिया जाए, तो जज साहब कह रहे हैं कि जी उनको नहीं कर सकते, बड़ा ज़बरदस्त मजिस्ट्रेट है मेरा, वो मजिस्ट्रेट साहब है, वो एंटी करप्शन की बात सुनने को तैयार ही नहीं नहीं तो लेकिन हसन भाई एक मसला ये भी तो है ना, फिर इस तरीके से तो जो भी किसी का केस लगा करेगा या उसके हक में उसको नजर आएगा कि जज फैसला नहीं दे रहा, तो वो जज की तब्दील करने की दरख्वास्त दे दिया करेगा, तो फिर जो निज़ाम में इंसाफ है मैं हसन, उसके ऊपर तो बहुत मैं आपकी एक बात से मेरी को आप और सुनिए, देखिए वो 13 दिन का रिमांड मांग रहे हैं ना, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास चीज़ें हैं, ये देख लो, बात ही नहीं सुन रहे, वो 13 दिन का रिमांड देने के बजाय डिस्चार्ज करें। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, चाहे फराग होगी वाला केस हो, इंक्वायरी बंद हो गई थी, वो दोबारा खुलने जा रही है, वो भी इंशाल्लाह अगले आने में बात करेंगे। जो जिसे केस है जिसमें सबूत भी मौजूद है, वहाँ जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं, मजिस्ट्रेट है ना, वो बात सुनने को तैयार नहीं है, मतलब वो एक दिन का रिमांड लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे नैब का जब जमाना था, आपको याद होगा, 90 दिन के जो है वो नहीं, लेकिन हसन भाई फिर वो ये हुकूमत ने जब कानून साजी की तो वहाँ तो जो नैब के कवानीन के ऊपर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म था, वो ये क्रिटिसिज्म था कि यहाँ पर लोगों को उठा कर ले जाया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके ऊपर केस का जो तरीकाकार है वो बहुत स्लो प्रोसेस। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन अभी ना एंटी करप्शन को देखें, वही रूल्स भी आते हैं ना, आते हैं, अभी इस वक्त ना प्लान कर रहे हैं, ये इस वक्त ये भी बात भी हो रही है कि इस पे रूल्स में थोड़ी अमेंडमेंट की जाए, क्योंकि जो रिमांड लेने प्रॉब्लम हो रही है ना, उससे भी इन्वेस्टिगेशन का अमल काफ़ी हद तक रुक रहा है, तो वो यही चीज़ें हैं बेसिकली। अच्छा, तो फिर हसन भाई फिर ये बात तो फिर परवेज इलाही साहब जो कहते हैं वो उनकी काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित नजर आती है ना, कि वो कह रहे हैं कि मुझे इमरान खान के साथ जाने की सज़ा देने की कोशिश की जा रही है, जो सारी हरकतें हैं अदालत में जब सबूत पेश किया जाता है तो यार आप मुझे लेकिन फिर देखें कि नई कानून साजियाँ की जाएंगी आपके, ताकि मेरी बात से एग्री करेंगे, आपको आप बेशक एग्री ना करेंगे, मुझे मेरा ओपिनियन तो देने दें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको याद होगा मोहन इलाही साहब का जब वो ये फॉरेन ये जो गेट्स आई, ये जो लीक्स हुए थे, इसमें इनका एक लीक्स में इनका नाम भी था, और उसके अगेंस्ट इमरान खान साहब ने कमेटी बनाई थी, और उस पर कुछ उस वक्त यही परवेज इलाही साहब ब्लैकमेल करते थे, कहते थे जी ये जो मोहन इलाही साहब को इसलिए टारगेट किया जा रहा है ताकि हमें दबाया जाए पंजाब में। तो ये बस ये चेंज हुई है उनकी पोजीशन, बाकी सब वैसे ही है, इस मुल्क में पकड़ा कोई नहीं जाता, लेकिन इस दफ़ा नज़र आ रहा था कुछ सबूत, मैंने खुद भी कुछ देखे हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ, इसकी बुनियाद पे सबूत मौजूद हैं, और इस दफ़ा अगर कोर्ट इनके साथ ताउन करें तो मेरे ख्याल में गिरफ्तार में आ जाएगी। कोर्ट किनके साथ ताउन करे, एंटी करप्शन के साथ करे, और एक्चुअली कोर्ट जो है वो लॉ को फॉलो करे ना, बेसिकली मौजूद है, बिल्कुल लॉ को फॉलो करे, और इनको जो अगर मौजूद है सबूत तो उसको देख के फैसला किया जाए, खुद से फैसला ना कर दिया जाए और रिलीफ ना दे दिया जाए। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, आपके चलें ये तो एंटी करप्शन के केसेस और ये तो साथ साथ चलता रहेगा। कल आपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था टिकट्स के बारे में कि पंजाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने जो टिकट्स अलॉट किए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे, गलत लोगों को दे दिए, कुछ से वापस लिए गए। अब आप मुझे ज़रा बताएं कि ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की भी बहुत सारी बात चलती है, खान साहब बहुत खिलाफ थे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के, तो ये जो लिस्ट हम देख रहे हैं उसके अंदर तो ऐसा लगता है कि जैसे ख़ानदानों के ख़ानदान हैं उन्हीं को रिसाइकिल करके दोबारा से टिकट्स दे दिए। जी हसन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको याद होगा खान साहब जब तहरीक इंसाफ भी बनी तब से उनका पहले दिन से एक करप्शन के खिलाफ उनका नैरेटिव था और एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ था। वो कहते थे ये जो पार्टीज़ हैं इन्होंने अपनी अजरादारी कायम की हुई है, ये नवाबों की तरह, ये बादशाहों की तरह बादशाहत है, जिसमें अगर नवाज शरीफ है तो उसकी बेटी आगे आएगी, जरदारी है तो उनका बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी आगे आएगा। ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत खिलाफ थे, कहते थे मरूसी सियासत ख़त्म होनी चाहिए, इसने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे एशियन ममालिक का और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें। लेकिन अब इस दफ़ा जब देखने में आया खान साहब जो इतने बड़े वोकल थे और बहुत खिलाफ बोलते थे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को, कहते थे हम ख़त्म करेंगे, उनकी अपनी पार्टी में जब आप देखते हैं तो इस दफ़ा जो पंजाब में टिकटों की तकसीम हुई है वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब, अब मैं इसमें ये नहीं कह रहा उसमें बहुत सारे इलेक्टेबल्स भी होंगे, लेकिन या तो खान साहब उस तरह बात ही ना करते, वो कहते हैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ हो, मेरिट फैसले वर्कर को टिकट देते। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब के जो बेटे हैं ज़ैन कुरैशी साहब को टिकट दी मुल्तान से, वहीं उनके भांजे को भी टिकट दे दी। उसके अलावा अगर आप देखते हैं ये दरिशक फैमिली राजनपुर की बड़ी पुरानी फैमिली है, सरदार नुसरत दरिशक साहब, उनकी फैमिली 6 दफ़ा खुद वो MP बने, कंजेक्टिव मिनिस्टर भी रहे, MNA भी रहे, उनके बेटे हसनैन बहादुर दरिशक को टिकट मिल गई है, उनके पोते को अहमद दरिशक को टिकट मिल गई है।
राजनपुर और इस वाले एरिया से, साथ उनके 2 भतीजों को टिकट मिल गई, नेफ्यूज़ को टिकट मिल गई है। इसी तरह अगर आप देखते हैं ये टोबा टेक सिंह में, तो टोबा टेक सिंह में रियाज फतेह साहब MNA थे, उनकी वाइफ को टिकट दे दी गई है। जुल्फी बुखारी साहब जो इमरान खान के बहुत करीबी साथी हैं, उनके फर्स्ट कजन, बेशक ही इज़ अ गुड गाय, इलेक्टेबल भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, बहुत सर्व किया है और शायद डिजर्व भी करते हैं, लेकिन या तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स बात ना की जाती ना। अब आप भी वही चीज़ फॉलो करें या फिर लोगों को एक्सप्लेन करें कि भाई ये क्यों दी गई है। तो यावर बुखारी साहब जो कि फर्स्ट कजन है जुल्फी बुखारी साहब को, उनको टिकट मिल गई है। इसी तरह आप देखते जाएं तो ये मतलब लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। नहीं तो लेकिन हसन भाई ये फैसलाबाद में देख लें, चौधरी हीर याद है आपको, पहले काफ लीग में भी रहे, बाद PTI में आ गए, उनके जी नेफ्यू को टिकट दे दी गई है। तो ये वो ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं इमरान खान साहब जो उनके ख्याल में पार्टी के साथ लॉयल भी हैं और वो इलेक्शन भी जीत सकते हैं। अगर अब वो किसी के बेटे हैं या किसी के भाई हैं या किसी के भांजे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? यार मुझे ये बताएं हसन साहब, जब इसी चीज़ पे वो दूसरों को क्रिटिसाइज करते थे कि जी ये इजरादारी है और कुछ लोग हैं उन्हीं के बच्चों को टिकट मिलती है, इसमें बहुत सारे इन्हीं हलकों में वर्कर्स भी हैं जो शायद डिजर्व करते हैं टिकट मिले, लेकिन टिकट मिल रही है शाह महमूद के भांजे को, टिकट मिल रही है फवाद चौधरी का। अब मुझे फवाद चौधरी वाला इलाके देखने, झेलम में जो उनका सिटिंग MP था पिछला, उसको टिकट नहीं दी गई, तो खान साहब को फवाद चौधरी को टिकट नहीं दी, तो उन्होंने उनको खुश करने के लिए उनके फर्स्ट कजन को टिकट दे दी। नहीं लेकिन वो उनके फर्स्ट कजन को टिकट देने से फवाद चौधरी साहब का उस तरह का फायदा तो नहीं होता। अगर यार आप मुझे तो खुद टिकट मिलती यार हसन आप मुझे ये बताएं जो उनका पिछला बंदा जीता हुआ MP है, सिटिंग MP है, जीता था ना पहले, उसको टिकट इग्नोर करके आप एक नए बंदे को टिकट दे रहे हैं, तो इसकी क्या हो मतलब सकता है? असल में मुश्किल वक्त जो PTI पे गुजरा है उसमें खान साहब ने देखा हो कि उस शख्स ने पार्टी की मदद नहीं की, ये भी तो देखना है। और ये जो सारी बात है खान साहब पे हम क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी सियासत से सीखा। वो पहले डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ थे, लेकिन फिर उनको एहसास हुआ कि सियासत जो की है उसके अंदर तो डायनेस्टिक। यार हसन साहब आप ना एक बादशाह आदमी, चलिए आप अगर कह रहे हैं अल्लाह करे अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे अब दूसरी मैं बादशाह बनी जाऊं। हाँ, दूसरी बात मेरी बात में समझनी, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में बोलते रहते थे, वो भी बोलते हैं। अच्छा आपको याद होगा जब इनका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो इन्होंने कहा जी इस दफा ना मैंने इलेक्टेबल्स के पीछे जाना है, ऐसे ही है, आपको याद है इलेक्टेबल्स के पीछे जाना। इस दफा जी मैं आप देखेंगे बिल्कुल चेंज कर देनी पार्टी है, इलेक्टेबल्स आए, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, मैंने ना किसी इलेक्टेबल बनना है ना मैंने किसी आगे ब्लैकमेल होना है, ठीक है ना, और मैं टिकटें दूंगा वर्कर्स को, बेशक अननोनों जो मेरे साथ खड़े रहे हैं जिनको भी जानते हैं। आप यही एग्जांपल देख लें, उमर चीमा साहब जो हैं उनकी पार्टी के बानी कारकुन, गवर्नर बनाया ना उन्होंने, कब बनाया उनको गवर्नर? जब बिल्कुल जरूरत थी पार्टी को, जब पार्टी को एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो कि पार्टी का लॉयलिस्ट बनकर उस दफ्तर में बैठता, उस दफ्तर की इज्जत तकरीम जो भी थी उसको साइड पर रख देता और पार्टी का वर्कर बन के सोचता। यार अब सही बंदे को रखा। यार हसन साहब आप जो है ना, आप खान साहब को मार्जिन ऑफ एरर देने के वजीर हैं। देना चाहिए नहीं यार, इमरान खान साहब को भी आखिर वो सियासी लीडर हैं, क्या हसन भाई हम दूसरे सियासी लीडरों को भी तो मार्जिन देते हैं ना थोड़ा सा, तो इमरान खान साहब को देने में क्या? सर खान साहब को देने में मुझे भी कोई मसला नहीं है, लेकिन खान साहब की मसला ये, खान साहब को उसको मैं वर्ड थोड़ा हार्श हो जाएगा, आप कहते हैं थूक के चाटना, आपको खान साहब सीखे, यू टर्न्स के मास्टर है। यूटी ये ज्यादा बेहतर वर्ड है, यू टर्न्स वाला वो वाला जरा थोड़ा सा वो हार्ड किस्म का वर्ड हो जाता है। तो असल भाई बात ये ना कि इसमें ये भी तो है कि मेरे अपने ख्याल में खान साहब ने अपनी गलतियों से सीखा होगा ना सबक, तो इसलिए वो उस पर अमल दरामद करे, ऐसा कि एक ऐसी पार्टी लेकर आए जिसमें नौजवानों को भी उन्होंने टिकट्स दिए। लाहौर के अंदर बहुत सारे वर्कर्स को टिकट मिले, मैं खुद ऐसे काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जिनको 2018 के अंदर टिकट नहीं अलॉट किए गए थे, लेकिन उनके पुराने वर्कर्स हैं 2013 में उनके टिकट होल्डर थे लाहौर के अंदर ही, और अब उनको दोबारा आने वाले 2023 के इलेक्शन के अंदर टिकट दे दिए गए। तो उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश। यार मुझे ये बताएं, मुजफ्फरगढ़ में जतोई फैमिली, ये राजनपुर में दरेशक फैमिली, क्या उसके अलावा उनका वर्कर कोई नहीं है? मुझे बताइए ना आप, इसके सवाल का जवाब। आपका सवाल है बिल्कुल, ये तो अब उनकी जो राजनपुर की लोकल पार्टी है वो हो गई, मुजफ्फरगढ़ की हो गई, उनको खैर वो एहतजाज कर भी रहे हैं। आज भी एक शख्स जो थे वो, मुझे बताएं नजीम अफजल चंद ने अगर पार्टी छोड़ दी है, वो उनका भाई जो है गुलरेज चंद जो आपके साथ अच्छे बुरे वक्त में साथ रहा, वसीम चंद जो आप नाजिम कह रहा, भाई को छोड़ दिया, नजर गोंद फैमिली छोड़ दिया। उधर आप देखें, मैंने आपको कल भी बात की, हमने निसार कासिम है, वो पार्टी के साथ खड़ा रहा, उसके पीछे वोट बैंक भी है, वो अभी भी साथ खड़ा है। आपने उसको 2 दफा वादा करके तीसरी दफा भी फिर जिच कर दिया, तो मतलब फिर भी साथ खड़ा है। तो ये ज्यादती खान साहब की तरफ से भी हो रही है ना, ये देखना चाहिए कि अगर बंदा डिजर्व करता है, वो पहले माजी में भी आप पे कहने पर चुप रहा, तो आपको उनको अकोमोडेट करना चाहिए, उनको टिकट देनी चाहिए। बहुत सारी जगह पे खान साहब वो लारा लगा रहे हैं कि जी नेशनल असेंबली की टिकट दे देंगे, भाई पंजाब असेंबली जीतेंगे तो नेशनल असेंबली की बात है कि बात की बात है। हसन भाई एक सवाल फिर लोग ये भी पूछते हैं ना कि इनमें बहुत सारे ऐसे नौजवान स्पेशली जो नए लोग हैं आ रहे हैं, अब वर्कर्स के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, तो वो लोग कहते हैं ना कि असल में तो उनको पार्टी टिकट के ऊपर जो वोट मिलेंगे वो मिलेंगे, उन लोगों की अपनी तो कोई नहीं है, लेकिन ये जो फैमिलीज होती हैं डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स वाली, इनके 15-20 हज़ार वोट घर के असल में तो खान साहब मैं फिर आप वाली बात ही करूंगा। आपको याद होएगा खान साहब ने कहा था कि अगर मेरी 2/3 मेजोरिटी नहीं आएगी, मैं इस दफा कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनाऊंगा, मैं जो है मैं ऑपोजिशन बेंच पे बैठ जाऊंगा, मैं किसी के आगे ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, किसी के आगे, ना टिकट के हवाले से किसी इलेक्टेबल के आगे ब्लैकमेल होगा, ना कुछ और होगा। तो खान साहब बेसिकली मैंने जो स्टोरी पे भी की है आज, वो यही की है भाई, यू टर्न
आपने फिर ले लिया है। आप बात ही ना करें, आपने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को इतना बड़ा बयानिया बनाया, हर वक्त आपका हर लीडर आके बात कर रहा होता है, और आपकी अपनी पार्टी के अंदर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स बाकी पार्टियों से ज्यादा है। मैं ये साबित कर सकता हूँ। अच्छा भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो तो ऑब्वियसली एक बहुत डिटेल्ड स्टडी भी हुई है जिसके अंदर पता चला कि पाकिस्तान में जनरली कोई एक सियासी जमात नहीं, मुस्लिम लीग, नून, पीटीआई नहीं, लेकिन जनरली जो पाकिस्तान में है वो तकरीबन 70% के करीब जो कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, वो किसी न किसी डायनेस्टी का पार्ट होते हैं। और दुनिया भर के अंदर ये जो परसेंटेज है इतनी ज़्यादा नहीं है, और मैं हैरान था कि इंडिया के अंदर भी इस कदर ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान इज़ प्रॉब्ली एट द टॉप के जहाँ पर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा। खैर आने वाले दिनों में लगता है कि जब नई नौजवान नस्ल आए तो शायद इसको कोई फ़र्क पड़ जाए। हसन भाई मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब जो हैं, आपने उनके बयानिए की बात की, मुख्तलिफ बयानिए है ना उनके पास, उनका कमाल ये है कि एक बयानिया उनका जो आज वो इस्तेमाल करते हैं उसको वो अलमारी में रख दें, 6 महीने बाद दोबारा भी इस्तेमाल करें तो उनके फॉलोअर्स जो हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे उन्होंने 6 महीने में बिल्कुल अपोजिट क्यों ना किया। तो आप इसमें दाद तो देना उनको, जो भी उनका तरीकाकार है उन्होंने अपने जी बिल्कुल। अब तो लोग उनको तकरीबन वो पैगंबर के करीब लेके आने लग गए हैं। आपने देखी होगी बच्चे की वीडियो बड़ी वायरल हुई है, देखिए आपके साथ। वो मैंने देखी है, लेकिन मेरा अपना वैसे ख्याल है कि छोटे बच्चों को इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बच्चे मासूम होते हैं, उनको पता नहीं होता। छोटे बच्चों को खान साहब खुद भी आजकल स्लिप ऑफ टंग बड़ी खतरनाक किस्म की हुई है एक। वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तो बड़ा क्रिटिसाइज करते थे कि उनको उर्दू आनी चाहिए। खुद वो उन्होंने एक बेगम तो उनकी खुद भी मुर्शद है, दूसरे को उससे भी ऊपर बढ़ा दिया। उनको दूसरी बेगम याद आ गई, और उनको आ गई थी दूसरी बेगम याद, और मुझे याद आ रहा है कि हमें प्रोग्राम को करना है ख़त्म। तो असल में मुझे एक बात फाइनल करने से पहले बता दें कि इमरान खान साहब जो हैं उन पर जो रियासत ने इतना ज़्यादा प्रेशर इकट्ठा किया हुआ है और ये सब कुछ किया है, उसको वो अभी तक तो बड़े भरपूर तरीके से उसके खिलाफ खड़े हैं। आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि वो वहीं खड़े रहेंगे इमरान खान, या फिर कोई यूटर्न नजर आएगा, कोई मुज़ाकरात की बात होगी, हुकूमत की भी कुछ बातें मानी जाएंगी, क्या ख्याल? जी बैकडोर बातचीत तो चल रही है, और मेरे ख्याल में इलेक्शन की एक डेट पे एग्री कर देंगे। फेस सेविंग है, खान साहब अपनी फेस सेविंग करना चाह रहे हैं। सबको फेस सेविंग मिल, हाँ सबको मिल जाएगी। खान साहब को क्या, जुडिशरी क्या, तो गवर्नमेंट क्या। थैंक यू हसन भाई, थैंक यू सो मच। नाज़रीन आपने हसन नकवी साहब से सुना। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह प्रोग्राम में वकास हबीब राना साहब जो इस प्रोग्राम के नॉर्मल होस्ट हैं वो भी वापस आ जाएंगे। मुझे हसन इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।